Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को जिस समय पे भी देख रहे हैं उनको मेरी वो विशेस। फ्रेंड्स ये वीडियो जो है ये नवंबर 2021 में जो बच्चे अपने सीए फाउंडेशन का एग्जाम लिख रहे हैं उनके लिए है। और अगर आप या फिर आपका कोई फ्रेंड जो सीए फाउंडेशन का एग्जाम नवंबर 2021 में लिखने वाला है तो प्लीज उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करो और आप भी इस वीडियो को अंत तक यानी लास्ट तक देखो। आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, जो बच्चे सीए फाउंडेशन का एग्जाम नवंबर 2021 में लिखने वाले हैं उनके लिए। तो देखो, कोविड से पहले क्या होता था, कोविड से पहले बच्चा क्या करता था कि अगर कोई भी एग्जाम के लिए वो प्रिपेयर कर रहा है, नॉट जस्ट सीए फाउंडेशन, तो वो क्लासेस जाता था या स्कूल जाता था। ठीक है, क्लासेस जाता था, वहां पे टीचर्स से मिलता था, टीचर्स से हॉलवे में मिल गया, क्लास के बाहर मिल लिया, ठीक है, अपने दोस्तों से मिलता था और वहां पे वो डिस्कस करता था कि भाई उसकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, उसने क्या पढ़ा, क्या छोड़ दिया। ये सारी बातें जब वो डिस्कस करता था तो उसे मालूम पड़ता था कि उसकी जो तैयारी है क्या वो सही दिशा में जा रही है, सही डायरेक्शन में जा रही है। वो ये बात पता कर पाता था अपने दोस्तों से और अपनी टीचर से उस माहौल में रह के। लेकिन कोविड ने क्या कर दिया, कोविड की वजह से ये हो गया कि हमारी क्लासेस ऑनलाइन शिफ्ट हो गई हैं, जिसकी वजह से हमें फायदे बहुत हुए कि हमारा टाइम बच रहा है, ये सारी चीजें हो रही है, हमें अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रही है। बट एक प्रॉब्लम उसके साथ ये आ रहा है कि हमारा जो इंटरेक्शन था पहले वो अब नहीं हो पा रहा है और हमें ये नहीं मालूम पड़ता है कि हम जो प्रिपेयर कर रहे हैं क्या वो प्रिपरेशन सही है। इन शॉर्ट बोलने जाऊं तो ये बोलना चाहता हूं कि जो गाइडेंस होनी चाहिए एक स्टूडेंट के पास, वो गाइडेंस कहीं ना कहीं मिसिंग है। और इसी की वजह से लास्ट कुछ अटेम्प्ट से, जब से कोविड है तब से ये देखा गया कि कुछ बच्चे जो बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके मार्क्स उनकी प्रिपरेशन के हिसाब से नहीं आ रहे हैं। उन्होंने काफी अच्छा पढ़ा, उन्होंने 3 बार रिवीजन किया है, उन्होंने सारा सिलेबस कवर किया है, एग्जाम लिखने गए हैं वो बच्चे, या तो उनके एग्जाम अच्छे नहीं गए, एग्जाम अच्छे गए हैं उनके हिसाब से तो उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए। तो उसका एक ही कारण मैं ये मानता हूं कि उनकी कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेटेजी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रह गई है। और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस भी कर रहे हैं और इसीलिए मुझे बहुत सारे मैसेज भी आते हैं और टेलीग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू कि सर हम ये गाइडेंस कहाँ से लें, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना चाहिए। तो इसी के लिए जितने भी सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं जो नवंबर 2021 में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए हम लोग ने इस साल अनाउंस किया है सुपर 30 का बैच, ओनली फॉर द स्टूडेंट्स हु विल बी ज्वाइनिंग अस ऑनलाइन। तो ये सुपर 30 का बैच बेसिकली है क्या, तो सुपर 30 का बैच आपके लिए बनाया गया है इसलिए ताकि आप अपनी प्रिपरेशन जो है सीए फाउंडेशन नवंबर 2021 की वो अच्छे से कर सको। तो पहली चीज तो आप ये समझ लो कि ये जो सुपर 30 का बैच है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसके लिए आपको कोई फी पे करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये जो कोर्स है इसमें मैं आपको अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स या लॉ या मैथ्स नहीं पढ़ाने वाला हूं। तो इसके अंदर बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, कुछ 30 बच्चों को, क्योंकि मेरे पास देखो टाइम का कॉन्स्ट्रेंट है, मैं बहुत सारे बच्चे नहीं ले पाऊंगा इस प्रोग्राम के अंदर, तो वी वुड बी एबल टू टेक ओनली 30 स्टूडेंट्स। तो जो 30 स्टूडेंट्स को हम सिलेक्ट करेंगे उन 30 स्टूडेंट्स के साथ हम लोग क्या करने वाले हैं बेसिकली, कि मैं आपको इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बता देता हूं कि उन स्टूडेंट्स के साथ हम लोग एवरी 15 डेज मीटिंग रखने वाले हैं, एवरी 15 डेज मीटिंग रखने वाले हैं। ये मीटिंग कैसे रहने वाली है, तो ये मीटिंग ऑन द जूम कॉल 1-on-1 रहने वाली है। अब ये 1-on-1 मतलब क्या कि भाई ये जो 30 स्टूडेंट्स हैं ये एक मीटिंग में एक साथ नहीं होंगे। जैसे हर स्टूडेंट को एक टाइम दे दिया जाएगा कि भाई संडे को 10 बजे आपका टाइम है, संडे को 11 बजे आपका टाइम है। तो इस मीटिंग के अंदर जो भी स्टूडेंट है वो अपने अकाउंट्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, लॉ और ये जो 4 सब्जेक्ट हैं इन 4 सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट जो है, नॉट इन टर्म्स ऑफ स्टडी या फिर आपकी बुक्स के डाउट नहीं बात कर रहा हूं, जनरल डाउट्स की बात कर रहा हूं कि सर मैं अकाउंट्स पढ़ रहा हूं लेकिन ये चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, सर मैथ्स में तो लगता नहीं है कि पास हो जाऊंगा। अगर ऐसी कोई डाउट है, सर लॉ पढ़ रहा हूं, इतना पढ़ रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, जब मैं टेस्ट लिख रहा हूं मार्क्स नहीं आ रहे हैं, सर लॉ पढ़ रहा हूं लेकिन याद नहीं रह रहा है, सर क्या लॉ के सेक्शन नंबर याद रखने जरूरी हैं। तो इस तरह के जो भी डाउट्स हैं ये सारे के सारे डाउट्स आपके इस सेशन के अंदर सॉल्व किए जाएंगे, फर्स्ट थिंग। तो इससे क्या होगा कि आप अपने एग्जाम्स की जो स्ट्रेटेजी है वो अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे।
अभी कुछ स्टूडेंट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देता हूं कि स्ट्रेटेजी कैसे काम आती है, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई जो नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स है खास करके, उनको लगता है कि भाई मैथ्स में अपना काम नहीं होने वाला है। बट आप एक बार मैथ्स का सिलेबस खोल के देखो, अगर आपको पास कोई स्ट्रेटेजाइज करने वाला, आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला होगा, तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। आपको मालूम पड़ेगा कि मैथ्स में 3 कंपोनेंट है। मैथ्स 40 मार्क्स का है, स्टेट्स जो है वो 40 मार्क्स का है, और एक कंपोनेंट और है दैट इज लॉजिकल रीजनिंग, वो 20 मार्क्स का है। तो 100 मार्क का आपका एमसीक्यू का पेपर है, जिसमें 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से एक चूज करना है। नेगेटिव मार्क्स 0.25 है, ठीक है। अब आपको लगता है कि सर इसमें हम लोग पास नहीं हो पाएंगे, पास होंगे तो सर कैसे होंगे, मैथ्स है ये वो, स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाता है। बट आप एक चीज यहां पे देखो, थोड़ा स्ट्रेटेजाइज करो कि ये मैथ्स के अंदर आप इस मैथ्स को 3 पार्ट में बांट सकते हो। एक टॉपिक को आप बोलते हो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एक चैप्टर है आपका जिसका नाम क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये लगभग 8 से 10 मार्क का सीए फाउंडेशन के पास्ट पेपर्स में देखा गया है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, बट हमने देखा है कि 8 से 10 मार्क के आसपास आ जाता है। उसके अलावा कुछ टॉपिक्स हैं जो बेसिक टॉपिक्स हैं, आपको उसके लिए मैथ्स का नॉलेज एकदम जबरदस्त वाला होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इजी टॉपिक है। लीनियर इक्वेशन आगे जाके भी काम आएगा, इजी टॉपिक है। तो आज नहीं तो सीए इंटर के अंदर सीखना है, सीए इंटर के नहीं है अंदर तो सीए फाइनल में कॉस्टिंग में सीखना है, कहीं ना कहीं तो आपको ये सारी चीजें सीखनी है। रेशियो प्रोपोर्शन एक कॉमन सेंस, कॉमन लॉजिक का चैप्टर है। तो ऐसे आप कुछ सिंपल चैप्टर्स को भी, मैं सारे चैप्टर्स का नाम नहीं लिख रहा हूं, बट सिंपल चैप्टर्स को क्लासिफाई कर लो। मैथ्स के अंदर अगर आप देखने जाओगे तो कुछ टॉपिक्स को आप बोल सकते हो कि ये हार्ड टॉपिक्स हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 8 से 10 मार्क का ये है, 8 से 10 मार्क का ये है, और रिमेनिंग मान लो 20 मार्क्स का ये, ठीक है। तो आप 20 मार्क्स का मैथ्स आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी 20 मार्क के मैथ्स को फिलहाल के लिए आप साइड में रख दो, हम बाद में देखेंगे, ऐसा समझ लो। स्टैटिस्टिक्स देख लो, तो जो बच्चे सीबीएसई से हैं तो उनके लिए तो स्टैटिस्टिक्स क्लास 11th में था। जो सीबीएसई से नहीं है और स्टेट बोर्ड में नहीं थे, उनके में भी आई एम श्योर कि 11th या 12th दोनों में से कोई एक क्लास के अंदर स्टैटिस्टिक्स में थे। वो मीन मोड, मीडियन निकालना, कोरिलेशन निकालना, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना, रिग्रेशन निकालना, ये सारे टॉपिक्स आपने क्लास 12th के अंदर या 11th के अंदर कवर किए हैं। तो आपको इसमें घबराने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। इसमें एक टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, जो कुछ बच्चों ने शायद नहीं सीखा है, उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ सकता है। बट अगेन इसमें भी मैथमेटिक्स का इतना बड़ा लॉजिक नहीं है। आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं प्रोबेबिलिटी के, आप यूटिलाइज करोगे, आपको समझ में आ जाएगा। और आपके पास रिमेनिंग स्टेट्स हो गया। तो इसमें अगर आप देखने जाओगे तो इसमें मैथमेटिक्स कहां है भाई, रिमेनिंग स्टैटिस्टिक्स में मैथ्स नहीं है। ये तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली आपने 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के अंदर कवर किया, सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट, वहां पे जो था वही सिलेबस यहां पे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है उसके अंदर। तो अगर आप 11th 12th में पार कर चुके हो, भले यहाँ पे हमको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे भले हमारे बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, बट क्या हम पास हो जाएंगे इसमें आराम से? यस। 40 मार्क्स में से कम हम 20 मार्क लाने की क्षमता तो रखते हैं। इतना तो हमने 11th 12th में पढ़ा है, और अभी तो हमारे पास 6 महीने हैं। अगर हम ध्यान लगा के पढ़ेंगे तो स्टैटिस्टिक्स में हम ये भी कवर कर डालेंगे, ठीक है। यहां पे देखने जाओ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आज नहीं तो कल पढ़ना है। जिंदगी में टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो हर इंसान को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। आगे आपका इंटर के अंदर फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और सीए फाइनल के अंदर स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये 2 टॉपिक जो हैं, 2 चैप्टर हैं पूरे, इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये तो हमें सीखना है, और इसमें मैथ्स का कोई लॉजिक नहीं है। ये फाइनेंस का चैप्टर है जो मैथ्स के अंदर ग्रुप किया गया है। इसमें फाइनेंस का चैप्टर है, फाइनेंस के कॉन्सेप्ट है, मैथ्स के कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आप इसको डर के ये मत बोलना कि सर हमको अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी आ गया, ये तो मैथ्स का टॉपिक है। बेटा जिसने 11th 12th में मैथ्स भी पढ़ा है ना, उसने भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं पढ़ा है। और अगर आपने 11th 12th में मैथ्स नहीं लिया था तो आपने भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं पढ़ा है। तो आप और वो दोनों एक ही जगह खड़े हो। अब यहाँ पे से सब कुछ क्या करना है, हमें नए तरीके से सीखना है। और लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपके पास 5 टॉपिक हैं। मैं सिर्फ आपको ये बोलता हूं, इन 5 टॉपिक को आप 20 आवर्स दे दो। कितने घंटे दे दो? 20 घंटे की प्रिपरेशन दे दो। आपके ये जो 5 टॉपिक हैं, इससे जो 20 मार्क्स आने वाले हैं, आप लगभग ऑन एन एवरेज, ठीक है, 14 से 17 मार्क्स के बीच में आप आराम से स्कोर कर सकते हो। एक एवरेज बच्चा जो एवरेज पढ़ के जाता है वो भी इतने मार्क्स स्कोर कर पाता है। क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग अगर आप दूसरे एग्जाम्स में देखोगे, बैंकिंग के एग्जाम में या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में, तो वहां पे उसका लेवल थोड़ा ज्यादा रहता है।
लेकिन सीए फाउंडेशन में इसको मीडियम लेवल पे रखा गया है, तो इंस्टीट्यूट इतने ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछता है। तो देखो आपको प्रिपरेशन के टाइम प्रिपरेशन के वक्त आपको करना क्या है, आपको एलआर के अंदर फोकस करना है। एलआर के अंदर आपको 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार आप इसको कवर कर लीजिए, क्योंकि एक बार पढ़ने में हार्डली 7 से 8 घंटे लगेंगे आपकी लॉजिकल रीजनिंग के 5 चैप्टर का बता रहा हूं। एक बार फर्स्ट टाइम लगेगा, लेकिन जब सेकंड टाइम रिवाइज करोगे तो 7 से 8 घंटे में पूरा लॉजिकल रीजनिंग रिवाइज हो जाएगा। तो देखो एलआर में चलो 20 मार्क का है, हमने पूरी जी जान लगा दी, हमने 4-5 बार पढ़ लिया, इसको कितना मार्क्स आ जाएगा? कहना इसे घटिया से घटिया कम से कम 14 नंबर तो आएगा। हाँ या ना, मानते हो कि नहीं मानते हो? यस। उसके बाद हम लोग चले गए कहां पे, हम लोग चले गए स्टैटिस्टिक्स में। अब स्टैटिस्टिक्स जो है वो 40 मार्क्स का आता है, 40 नंबर का स्टैटिस्टिक्स है। सर मेरे को तो मैथ्स नहीं आता। अरे कोई बात नहीं, मैथ्स नहीं आता, उसकी थियरी पढ़ो, स्टैटिस्टिक्स की थियरी पढ़ो भाई, कि प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा क्या है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा क्या है, ठीक है। कुछ इजी चैप्टर हैं, मीन है, मीडियन है, मोड है, ये सब तो हमको निकालना आता है यार। एवरेज निकालना किसको नहीं आता बताओ, सबको आता है। तो ये टॉपिक अगर हम पढ़ते हैं, कहने से इसमें भी अगर मैं 2-3 बार मिनिमम स्टैटिस्टिक्स को डिफिकल्ट लग रहा है बट फिर भी पढ़ लूं, तो कहने से 20 से 22 नंबर आराम से लेके आ जाऊंगा कि नहीं आ जाऊंगा? यस। तो मैं 20 नंबर यहां पे पकड़ता हूं। कितना हो गया? 34 मार्क्स हो चुका है हमारा, कितने में से? 60 में से 34 मार्क्स हम लोग स्कोर कर चुके हैं। अब बचा क्या? अब बचा हमारा मैथ्स। अब मैथ्स में देखो, बोले सर मैथ्स तो आता ही नहीं है। बेटा नहीं आता तो ठीक है, कोई बात नहीं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ेगा? बोले हाँ सर पढ़ लेंगे, ये तो फाइनेंस का टॉपिक है, मैथ्स का कहां है भाई? 8 मार्क का टाइम वैल्यू ऑफ मनी आता है, 10 मार्क का पकड़ो इसको। अगर 10 मार्क का टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऑन एन एवरेज एक एग्जाम में आता है, आप इसकी प्रिपरेशन जो है ना वो भरपूर करो। आप इसके जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं उतने ज्यादा सॉल्व करो। 6-7 टॉपिक हैं, 6-7 टॉपिक के जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं उतने का क्वेश्चन सॉल्व करो। इसके बाद 10 मार्क्स में से कम कहना इसे 6 मार्क्स हम स्कोर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई, इतनी बार टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर में 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार पढ़ के जा रहा हूं, फिर 10 में से 6 ला पाऊंगा कि नहीं ला पाऊंगा? आराम से ला पाएंगे भाई। ये मैथ्स का टॉपिक नहीं है, फाइनेंस का टॉपिक है। और कहना से हमारा जो पासिंग स्कोर है मैथ्स के अंदर 40 का हम टच कर गए। और अभी तो कहना से हम कुछ ना कुछ तो इसमें भी पढ़ के गए होंगे ना, कुछ ना कुछ तो पढ़ के गए होंगे। 30 नंबर का पेपर इधर अभी भी बाकी है, इसमें से चलो घटिया से घटिया परफॉर्म किया, ठीक है, हमने घटिया से घटिया परफॉर्म किया तो भी कहना से 5 से 10 मार्क के बीच में यहां पे स्कोर कर लूंगा कि नहीं कर लूंगा? यस। तो आराम से देखने जाओगे तो एकदम घटिया से घटिया प्रिपरेशन के अंदर आप 45 to 50 मार्क्स सीए फाउंडेशन के मैथ्स के पेपर के अंदर लेके आ जाओगे। और इसी में आप जितना अपने आप को खराब समझते हो मैथ्स के अंदर, उतने खराब आप हो नहीं। आप डर जाते हो, उसकी वजह से आपका मैथ्स में मार्क्स नहीं आता। तो सबसे पहले तो हमें दिमाग से डर निकालना है और उसके बाद हमें इसकी प्रिपरेशन करनी है। आप प्रिपरेशन करोगे तो देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैथ्स का पेपर घटिया आया, आपकी प्रिपरेशन भी घटिया और आपका पेपर भी घटिया गया। ये तीनों कोइंसिडेंस आपके साथ नहीं हो सकते, ठीक है। या तो पेपर घटिया आ गया लेकिन आपकी प्रिपरेशन अच्छी थी, ठीक है, पेपर ठीक ठाक आ गया, आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी घटिया थी। तो ये सब इस तरह से कॉम्बिनेशन में बैठेगा। 40 to 50 मार्क्स, 45 to 50 मार्क्स हम मैथ्स में कोई भी खराब से खराब सिनेरियो हो, कितना भी डिफिकल्ट पेपर आ जाए, हम स्कोर कर लाएंगे। हम इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाएं। अब अगर आप इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाते हो तो आपको मालूम पड़ा कि मैथ्स में पढ़ना कैसे है भाई। सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग को धुंधो, पूरा 3 बार 4 बार जितनी बार बोले उतनी बार लॉजिकल रीजनिंग करो। पहले लॉजिकल रीजनिंग कवर करो, उसके बाद आप स्टैट्स पे आओ, उसके बाद आप मैथ्स पे आओ। और मैथ्स में भी किस तरह से, पहले जो चैप्टर आपको इजी लगते हैं उनको दो, ठीक है, जो सबसे इजी चैप्टर लगते हैं उनको दो। आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे पहले चले जाओ, रेशियो प्रोपोर्शन पे चले जाओ। भाई इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है और ये कंपैरेटिवली बहुत इजी है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो बहुत इजी है इन ए सेंस, इजी इन ए सेंस ऐसा बोलूंगा कि देखो जिसने 11-12 में मैथ्स लिया था उससे भी नहीं आता है, आपको भी नहीं आता है। मैथ्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, फाइनेंस का कॉन्सेप्ट है भाई। आज मैं 100 रुपया बैंक में डिपॉजिट किया, ठीक है, तो मुझे 1 साल बाद 10% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें कौन सा मैथ्स है भाई? ये तो फाइनेंस का लॉजिक है। तो आपको ये बेसिक चीजें आती हैं, तो आपको अपनी प्रिपरेशन इस तरह से करनी है। ये जो स्ट्रेटेजीज हैं, ये तो मैंने एक जनरल कॉमन स्ट्रेटेजी जो हर स्टूडेंट को अपनानी चाहिए वो यहाँ पे डिस्कस किया। बट
वन ऑन वन हर स्टूडेंट को कौन सी स्ट्रेटेजी की जरूरत है, उसके साथ वन ऑन वन मीटिंग में एक चीज तो ये डिस्कस करेंगे। दूसरी, हम एक ट्रैकिंग शीट बना रहे हैं। अब ये ट्रैकिंग शीट बेसिकली क्या है, तो हर स्टूडेंट के लिए मैं एक ट्रैकिंग एक्सेल शीट बनाने वाला हूं। इस एक्सेल शीट में हम लोग क्या करने वाले हैं, एवरी वीक अपडेशन करने वाले हैं। इसमें हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हमारा टारगेट ये है कि आपका सिलेबस, हम एक डेडलाइन दी जाएगी आपको, उस डेडलाइन तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपका 3 टाइम्स रिवीजन हो जाए, आपके चैप्टर वाइज टेस्ट हो जाए, ठीक है, और बेसिकली आपका रिवीजन फास्ट ट्रैक वाला ये हो जाए। तो ये 4 चीज हो जाए आपकी, इसको हम ट्रैक करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल देने वाला हूं चलो कल 4 चैप्टर पढ़ लाना, और आप बोले कि सर 4 चैप्टर पढ़ लिए, कौन सा स्टूडेंट का कौन सा चैप्टर हो गया कौन सा नहीं हुआ मालूम ही नहीं है। तो ऐसा नहीं करने वाले हैं हम। एक्सेल शीट, हर एक स्टूडेंट के लिए एक एक्सेल शीट बनाने वाले हैं। जो भी 30 स्टूडेंट है उनके लिए 30 एक्सेल शीट बनने वाली है, और हर एक्सेल शीट में अपडेशन एवरी वीक होने वाले हैं कि सर हमारा ये टारगेट था, ये टारगेट हमने अचीव कर लिया, ये बाकी है, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, आप सॉल्व करके दो, और उसको हम पूरी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो ऐसी गाइडेंस जो हैं यही डिफाइन करती हैं कि कौन बच्चा पास होगा और कौन बच्चा फेल होगा। मैं आपके साथ एक छोटा सा एग्जांपल मेरा खुद का शेयर कर रहा हूं। जब मैं सीए फाइनल में था उस समय की बात है। सीए फाइनल में एक पेपर था पेपर 5, हालांकि अब तो उसका नाम चेंज हो गया, बट हमारे टाइम पे उसका नाम रहता था कॉस्ट मैनेजमेंट एंड ओआर, ऑपरेशनल रिसर्च, ये करके एक टॉपिक हुआ करता था, एक सब्जेक्ट हुआ करता था हमको। 100 मार्क का पेपर था। जब मैंने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ना फ्रेंड्स, तो मुझे इतना मालूम था कि ये 100 मार्क के पेपर में मैं पास नहीं हो सकता, क्योंकि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं। मैंने 70-80 सम सॉल्व कर दिए एक चैप्टर के, और 70-80 सम सॉल्व करने के बाद मैं 81 सम सॉल्व कर रहा हूं। मेरा वो गलत आ रहा है, गलत छोड़ो कि मैं उस क्वेश्चन को देख रहा हूं, और क्वेश्चन को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है इसको। मैं क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा हूं, आंसर की तो बहुत दूर की बात है। एक चैप्टर है जिसके मैं 80 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मेरी ये हालत थी, ठीक है। मैं बहुत टेंशन में आ गया था कि भाई इसका कैसे प्रिपरेशन होगा, कैसे इसकी तैयारी होगी, ये मेरे से हो नहीं पा रहा है। तो उस टाइम पे एक मेरे भैया थे जो सीए क्लियर आउट हो चुके थे। मैं उनके पास गया, मैं बोला भैया यार अपना सीए बनना मुश्किल है, अपने से पास नहीं होने वाला। बोले क्या हुआ? मैं बोला कॉस्टिंग है कि मगजमारी है, ठीक है, जिंदगी में पास नहीं हूँ इसमें मैं। अगर मैं पेपर लिखूं और मैं खुद ही चेक करूं तो भी मैं पास नहीं हूं। तो बोले कि हुआ क्या पहले ये बता। मैं बोला देखो 80 सम सॉल्व कर लिए यार, उसके बाद भी इसके अंदर मेरा 81 सम सॉल्व देख रहा हूं तो मुझे मालूम नहीं पड़ रहा, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए, कैसे पास होगा ये। तो उन्होंने मुझे बिठाया और बहुत अच्छे से समझाया, बोला कौन सा चैप्टर कर रहा है ये बता। तो मैंने उनको बोला सीवीपी एनालिसिस कर रहा हूँ, एक चैप्टर है जिसका नाम है सीवीपी एनालिसिस। तो उन्होंने अपना माथा पकड़ा और बोला कि सबसे पहली गलती तेरी, सबसे डिफिकल्ट चैप्टर पूरे सब्जेक्ट का जिसमें तुझे ज्ञान होना चाहिए बेसिक चीजों का, जो तुझे है नहीं, और तूने वही स्टार्ट कर दिया, पहली गलती। दूसरी गलती, कॉस्टिंग है ही डिफिकल्ट, कॉस्टिंग के अंदर आंसर लाना थोड़ा मुश्किल है ही, तो तुम आंसर पे फोकस ही मत करो, तुम तो ये देखो कि कितना क्वेश्चन कंप्लीट कर पा रहे हो, बस उस चीज पे फोकस करो, आंसर पे मत फोकस करो। और उन्होंने लास्ट में मुझे बताया ओआर और कॉस्टिंग। आपको इतना डिटेल में नहीं समझा रहा हूं जितना डिटेल में उन्होंने मुझे समझाया था कि ओआर और कॉस्टिंग। ओआर 30 मार्क का है, कॉस्टिंग 70 मार्क का है। ओआर के अंदर आपके 5 से 6 चैप्टर हैं, ठीक है, और इसमें फिक्स है आप हर चैप्टर में 15 सम मान लो, ठीक है, यानी टोटल मानोगे तो 90 सम के आसपास हैं। भाई एक काम कर, ये 90 सम ले और इन 90 सम को 5 बार कर ले, इन्हीं में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। तो ये 30 मार्क्स में से तू ऐसा कर ले तेरी प्रिपरेशन कि तुझे नहीं करके 25 मार्क्स ओआर में आ जाए, कर पाएगा? मैं बोला अगर इन्हीं 90 क्वेश्चन में से एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं तो मैं इन 90 क्वेश्चन को कूट के घोट के पानी में पी जाऊंगा और 30 में से 25 मार्क्स पक्के ले आऊंगा। बोले बस हो गया तेरा काम, 30 में से 25 मार्क्स तू दे ला, अब जा 70 की मैदान में जा और बैटिंग कर, फ्री हिट लगा एकदम। अगर मार्क्स मिला तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिला तो और भी अच्छी बात। बोला 70 में से कम इतना कॉन्फिडेंस है क्या 15 से 20 ले आएगा? मैं बोला कि इतना तो मैं किसी दिन रात को नींद में भी उठाओगे
तो भी 70 में से 15 या 20 मार्क्स तो ले आऊंगा, 40 वाला ही लोचा है। तो बोले 40 लाने की जरूरत ही नहीं है, हो गए तेरे देख। बोले अगर इसमें 15 नंबर भी आ गए और इसमें 25 भी आ गए तो तेरे नहीं करके 40 मार्क्स बन जाएंगे, तू कॉस्टिंग में पास हो जाएगा। फिर तुझे 10 मार्क कोई दूसरे सब्जेक्ट में ज्यादा लाने पड़ेंगे इसके सेट ऑफ बनाने के लिए। मैं बोला हाँ यार ऐसे पास हो सकता हूं। मैंने ये माइंडसेट से पहले मैंने ओआर को धो दिया, पहली बार पढ़ा, ठीक है, ठीक ठाक लगा। मैं बोला नहीं, रुकने का ही नहीं अपने को, दूसरी बार और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डाले, तीसरी बार और कर डाले, उसके बाद 1-2 टेस्ट लिख डाले, तो ओआर में अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ भाई ओआर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं कॉस्टिंग पे गया। कॉस्टिंग के भी मैंने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर किए, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा। पहले इजी चैप्टर से शुरुआत किया, प्राइसिंग डिसीजन और ये सब चैप्टर्स जो थे, ट्रांसफर प्राइसिंग, प्राइसिंग डिसीजन, इन सब से। और उसके बाद जो डिफिकल्ट चैप्टर थे, सीवीपी के थे, ठीक है, और बाकी सब चैप्टर थे, उन पे चला गया, उनकी प्रिपरेशन की। और उनकी प्रिपरेशन के बाद मैं जब सीए फाइनल का एग्जाम लिखने गया तो मेरे को मेरे मार्क्स नहीं याद है, बट आई रिमेंबर दैट आई स्कोर्ड 60+ इन द कॉस्टिंग। वो पेपर जिसमें मैं 4 महीने पहले ये बोल रहा था कि भाई इसमें तो मैं खुद पेपर लिखूं और खुद चेक करूं तो पास नहीं होऊंगा, उस पेपर के अंदर जस्ट किसी ने मेरा माइंडसेट चेंज कर दिया, उसकी वजह से एक गाइडेंस प्रोवाइड कर दी, जिसमें मैं पास होने का नहीं सोच रहा था, उसमें मेरे 60+ मार्क्स थे, एग्जामिशन था उस पेपर के अंदर। तो ये कर सकता है आपके साथ गाइडेंस, और इस चीज की इंपॉर्टेंस मैं बहुत अच्छे से समझता हूं, अहमियत बहुत अच्छे से समझता हूं, और इसीलिए आपके लिए ये जो सुपर 30 के बैचेस हैं ये लॉन्च किए जा रहे हैं। और इसमें आपको जहां पे आप क्लासेस ले रहे हो, आप मान लीजिए अपनी सिटी में कहीं ऑफलाइन क्लासेस जा रहे हो तो प्लीज अपनी क्लासेस वहीं कंटिन्यू करो, मेरे अकाउंट्स के लेक्चर मत लो, ठीक है। अगर आप कहीं दूसरी जगह ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो तो वहीं पे क्लासेस कंटिन्यू करो, क्लासेस मत चेंज करो बीच में। हाँ, जो मेरे लेक्चर्स, रिवीजन लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे या फिर जो नॉर्मल लेक्चर्स हैं वो आप देखो, बट आप क्लासेस डिसकंटिन्यू मत करो, टीचर मत चेंज करो बीच में, आप क्लासेस वहीं रखो। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ हमें ऐसे गाइडेंस की जरूरत है, हमें 1-on-1 स्ट्रेटेजी की जरूरत है, तो प्लीज इस बैच के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करो। और अगर मेरे पास इतने, जितने मैं ट्राई करूंगा मैक्सिमम स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करने की, बट 30 स्टूडेंट्स तक ही मैं अकोमोडेट कर पाऊंगा आई थिंक। तो हम उन 30 स्टूडेंट्स के साथ मिलके ये कोशिश करेंगे कि उन 30 बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं, हम उनकी प्रिपरेशन को इस तरह से स्ट्रेटेजाइज करें, इस तरह से हम एम करें उनकी प्रिपरेशन का गोल कि वो 30 के 30 बच्चे अपना सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर कर जाएं। तो मेरा तो यही रहेगा, यही मेरा पूरा का पूरा एफर्ट्स डालूंगा मैं इसमें, यही एम रहेगा। और आप भी अगर इसी जुनून के साथ और इसी डेडिकेशन के साथ आना चाहते हो कि भाई कुछ भी हो जाए हमें तो सीए फाउंडेशन का एग्जाम, अगर सीए इंस्टीट्यूट एक ही बच्चे को सीए फाउंडेशन के एग्जाम में पास करने वाला है तो वो मैं हूं। अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है और आप इस सोच से पढ़ रहे हो तो प्लीज इस बैच को ज्वाइन करो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम, आप और मैं दोनों साथ में मिलकर मेहनत करेंगे, 1-on-1 आपसे बात करेंगे और देखेंगे कि आप कहां पे इंप्रूव कर सकते हो। बस आपको जो गाइडेंस मेरी तरफ से मिलेगी, जो स्ट्रेटेजीज हम बनाएंगे मिलके, उनको आपको प्रॉपर्ली फॉलो करना है, और उसके बाद जो रिजल्ट रहेगा वो हमको छोड़ देना है हमारी प्रिपरेशन के ऊपर। समझ में आया? तो अब इस बैच के लिए आपको एनरोल कैसे करना है, तो बेसिकली आपको मैं ये एक लिंक दे दूंगा जिसका नाम है examgoals.in। तो आप इस पे चले जाना, examgoals.in पे आप जाओगे तो एक वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। तो आपको यहाँ पे देखो मेन्यू में आपको एक शॉप करके एक बटन दिखेगा, तो आपको मेन्यू में शॉप करके जो बटन है उस पर क्लिक करना है, वहां पे जाना है, और यहाँ पे देखो आपको 2 कोर्सेज दिखेंगे। तो पहला तो हमारा वीडियो लेक्चर्स जो हैं अकाउंट्स के, उसका कोर्स है, और सेकंड जो आपको दिख रहा है वो दिख रहा है यहाँ पे फ्री सुपर 30 गाइडेंस बैच, जिसकी कॉस्ट अगर आप देखोगे तो वो 0 है, नील है। आपको यहाँ पे एनरोल फ्री पे क्लिक करना है, और आप एनरोल फ्री पे क्लिक करोगे तो आप एनरोलमेंट पेज पे चले जाओगे। यहाँ पे देखो पहले तो आपको ये लिखा है 1-on-1 वीडियो कॉल है, स्ट्रेटेजीज फॉर ऑल सब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि सिर्फ अकाउंट्स डिस्कस करने वाला है, मैथ से लेके अकाउंट से लेके लॉ से लेके इकोनॉमिक्स सब कुछ डिस्कस होगा यहाँ पे, ठीक है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि स्टडीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वही जो भी आपकी प्रिपरेशन में बाधा है वो हर चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली सर मैं पढ़ रहा हूँ याद नहीं रह रहा है, सर याद करूं, सेक्शन नंबर याद करने क्या, केस लॉ का नाम याद रखूं क्या, सर आंसर कैसे लिखना है लॉ का, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आपको सीए फाउंडेशन एग्जाम पास करने से रोकने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हमें उन सेशंस के अंदर सॉल्व करनी है। ये सेशंस कब होंगे, तो एवरी 15 डेज एक बार मिनिमम,
और मैक्सिमम वीक में एक बार, आपसे हर वीक में एक बार मेरा मीटिंग होगा और इस मीटिंग में हम डिस्कस करेंगे कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व हो सकता है। तो ऑन एन एवरेज हम लोग एवरी वीक क्या करने वाले हैं, हम एवरी वीक बेसिकली हमारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन का अंडर रिव्यू लेने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको एक छोटा सा फॉर्म दिखेगा। तो इसमें आपको अपना पूरा नाम, अपनी ईमेल आईडी, ठीक है, आपका मोबाइल नंबर, प्लीज अपना मोबाइल नंबर जो टेलीग्राम चैनल पे है, टेलीग्राम पे है, उस पे आपको वही नंबर यहाँ पे पुटअप करना है, ठीक है। उसके बाद आपके 10th स्टैंडर्ड के मार्क्स कौन सी मीडियम में थे और कौन सा बोर्ड था आपका। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, एक दो स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका मेरे को मैसेज आया कि सर वो नेपाल से हैं, तो कौन सा बोर्ड चूज करें। तो आपका बोर्ड अगर सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी और आईजीसीएसई नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, स्टेट बोर्ड चूज कर लेना उसमें, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा है कि सर 12th का मार्क्स एग्जाम ही नहीं हुआ, एग्जाम हुआ तो मार्क्स नहीं आए, तो वो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, इस कॉलम में एनए लिख सकते हैं। एग्जाम के कॉलम में क्लास 12th का मार्क्स का जो कॉलम है उसमें एंटर मार्क्स में क्या लिख सकते हैं, वो NA नॉट अवेलेबल करके लिख सकते हैं और बाकी सारी डिटेल्स फील्ड को क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में कौन स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, यानी कौन कौन से स्टूडेंट्स के साथ ये सुपर 30 का बैच, सबके साथ पॉसिबल नहीं हो पाएगा हमारा, सिर्फ 30 स्टूडेंट्स, इतना ही टाइम है मेरे पास, तो मैं उतने स्टूडेंट्स के साथ ही काम करूंगा। तो वो स्टूडेंट्स का लिस्ट इसी वेबसाइट पे आपको 25 से पहले पहले मिल जाएगा, 25 जुलाई से पहले पहले आपको वो लिस्ट इस पे मिल जाएगी। तो प्लीज गो अहेड, ये मैं आपको लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो उसे भी आप ज्वाइन कर लो। और उस पर आपको अकाउंट्स की कोई डाउट है तो आप उसकी फोटो खींच के या फिर वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू आप अपना डाउट्स पूछ सकते हो, वहाँ पे वो डाउट्स आपको सारे सॉल्व कर दिए जाएंगे। इसके अलावा हमारे जो भी वीडियो लेक्चर्स पढ़े हैं यूट्यूब पे, उनके नोट्स भी आपको उसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो आई होप कि आप सब लोग इसमें एनरोल करोगे और सब लोग इसका फायदा लोगे। तो सी यू सून, मिलते हैं आपके साथ कब, 1-on-1 वीडियो कॉलिंग सेशंस में।